नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं सबका हिसाब होगा। मिडिल ईस्ट के समंदर में अमेरिका की साख डूबते जा रही है। ईरान से जारी महाजंग में बैकफुट पर आ चुके अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब अपनी इज्जत बचाने के लिए आखिरी दांव खेल दिया है। करीब 6 महीने से चल रही इस जंग में जब कोई रास्ता नहीं बचा तो ट्रंप ने अपने सबसे खतरनाक मोहरे को आगे कर दिया है। ट्रंप की आखिरी आस अब सिर्फ और सिर्फ यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन युद्धपोत रह गया है। ये वो अमेरिकी सुपर कैरियर है जिसे आनन फानन में मिडिल ईस्ट भेजा जा रहा है। समंदर में थक चुके अमेरिकी सिपाहियों और पस्त पड़ चुके हौसलों को नया दम देने के लिए ट्रंप ने यह हुक्म जारी किया है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय को उम्मीद है कि यह अकेला महाविनाशक युद्धपोत पूरा का पूरा पासा पलट सकता है। अब वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के हवाले से क्या है पूरी खबर, चलिए आपको वो बताती हूँ। तो ईरान युद्ध के बीच में डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा फैसला ले लिया है। एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन भेजा जा रहा है और हिंद महासागर से खाड़ी की ओर ये बढ़ रहा है। लंबे समय से खाड़ी में तैनात था यूएसएस अब्राहम लिंकन, उसकी जगह ये लेने वाला है और पिछले हफ्ते ये वियतनाम से रवाना कर दिया गया है। यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन एक क्रूजर और एक विध्वंसक के साथ सिंगापुर स्ट्रेट पार करते इन्हें देखा गया है। ये नया पहरेदार समंदर में पहले से तैनात यूएसएस लिंकन की जगह लेगा और पिछले 6 महीनों से लगातार ईरान के ड्रोन और मिसाइल हमलों का सामना कर रहा यूएसएस लिंकन अब थक चुका है। एक रिपोर्ट कहती है उसके सिपाही बेदम हो चुके हैं। कुछ सिपाहियों ने, कुछ सैनिकों ने अपनी जान लेने की कोशिश की, खुदकुशी करने की कोशिश की, डिप्रेशन का शिकार है। अब थके हुए सिपाहियों की घर वापसी की तैयारी है ताकि अमेरिका अपनी बची कुची इज्जत को जरा बचा सके। लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको बताती हूं कि एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन की आखिरकार खासियत क्या है। इसका विशाल आकार, लंबाई लगभग 1092 फीट और फ्लाइट डेक 4.5 एकड़ का है। परमाणु शक्ति से लैस है, 2 न्यूक्लियर रिएक्टर से चलता है और बिना ईंधन भरे 20 साल से ज्यादा समय तक काम करने में सक्षम है। परमाणु ऊर्जा के कारण इसकी रेंज असीमित है। 30 नॉट लगभग 56 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की रफ्तार से ये चलता है। इस विमान की क्षमता कितनी है? एक समय में 85 से ज्यादा लड़ाकू विमान इस पर तैनात रहते हैं हेलीकॉप्टर के साथ। ये अपने आप में पूरा का पूरा तैरता हुआ एक शहर है। इस युद्धपोत पर लगभग 5000 से अधिक नौसैनिक और चालक बेड़ा है। इसकी हर दिन की क्षमता कितनी है? डेक से हर 20 सेकंड में एक विमान उड़ान भर सकता है। खारे पीने को ये पीने लायक बनाने के लिए अपने साथ डिसैलिनेशन वाटर प्लांट लेकर के चलता है। और इसका सबसे बड़ा जो घातक हथियार है वो है कि दुश्मन के मिसाइलों और विमानों से बचने के लिए इसमें खास व्यवस्थाएं हैं। सी स्पैरो मिसाइल, रैम, फॉलोनिक्स, CIWS डिफेंस सिस्टम से ये लैस है। एक एक करके 4 सुरक्षा घेरे हैं। ईरान ने अमेरिकी नौसेना की ताकत का गुरूर समुद्र में डुबा दिया है। लेकिन क्या ट्रंप का ये आखिरी दाव कामयाब होगा? और ईरान के तेवर बता रहे हैं कि वो पीछे हटने वाला नहीं है। तेहरान से बिल्कुल साफ संदेश आ चुका है, ईरान खून का बदला खून से लेकर के रहेगा। और यही वजह है कि ट्रंप जीत की आखिरी कोशिश कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन की एंट्री मिडिल ईस्ट में अमेरिका की डूबती नैया को पार लगा पाएगी या फिर ईरान का बारूद इस नए वॉरशिप को इतिहास बना देगा? आज इसी मुद्दे पर होगी चर्चा, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए। ट्रंप का आखिरी प्रयास, एक और युद्धपोत से लगाई आस। यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन रवाना, मुश्किल ईरान को डरा पाना। ट्रंप ने की हमले की तैयारी, ईरान शुरू कर सकता है बमबारी। इज्जत बचाने पर ट्रंप तुला, ईरान लेकर रहेगा खून का बदला। मुस्तफा का ऐलान, किसी को माफ नहीं करेगा तेहरान।
अब चर्चा की शुरुआत करूं, लेकिन उसके पहले बड़ा सवाल यह है कि क्या खाड़ी में एयरक्राफ्ट कैरियर को रिप्लेस करके अमेरिका ईरान को हरा पाने वाली स्थिति में आ पाएगा? इसी पर करेंगे चर्चा की शुरुआत। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपका परिचय करवाती हूँ। मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेजर जनरल राजन कोचर, रक्षा विशेषज्ञ, अरविंद सिंह तेजावत, विदेश मामलों के जानकार हैं, रवि करकरा, भू राजनीतिक विशेषज्ञ अमेरिका से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और हकीम रजा, ईरान मामलों के जानकार हैं। रवि करकरा जी, ये स्थिति क्यों उत्पन्न हुई कि एक युद्धपोत को हटा करके दूसरे युद्धपोत को अमेरिका लेकर के आ रहा है खाड़ी में? मीनाक्षी जी, आई थिंक मेजर जी ज्यादा बढ़िया जवाब देंगे फ्रॉम अ स्ट्रैटेजी पर्सपेक्टिव। बिल्कुल, मैं उनसे ये जवाब पॉलिटिकली जरूर देखिए लूंगी, कि ट्रम्प के अंदर लेकिन बहुत अमेरिका क्यों ऐसी स्थिति में पहुंच गया? नहीं, देखिए अमेरिका, आपने आपने बहुत बढ़िया एनालिसिस की और रिपोर्ट भी जो आपने दी है उसमें एक बहुत क्लियर सिग्नल है। क्योंकि जब इसका जो मूवमेंट जो हुई है, क्योंकि बेसिकली ट्रम्प के अंदर दो जो प्रेशर पॉइंट्स हैं कि आप बूट्स ऑन द ग्राउंड भेजिए, और वो बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं भेज सकते क्योंकि उनको पता है कि अगर बॉडी बैग्स आएंगे तो वो किसी भी तरीके से सेकंड टर्म नहीं जीतेंगे। तो यहाँ पे वो दोबारा आपने बड़ा बढ़िया बोला, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर और प्रेशर पॉइंट दिखाने के लिए कि एक तो एक इसके दो सिग्नल्स हैं। एक तो कि हम यहाँ पे लॉन्ग टर्म रहेंगे, अगर आप भी ढीठ हो तो हम भी उतने ही ढीठ बन के यहाँ पे रहेंगे और जुटे रहेंगे। और ऑल्सो इंटरनेशनल मार्केट को एक सिग्नल जाता है कि अमेरिका जो है कुछ भी कर लेगा स्टेट ऑफ हॉर्मोज को वो खोले रखने के लिए। और यहाँ पे बेसिकली वही चल रहा है कि कभी ईरान का और कभी यूएसए का। आई थिंक ट्रम्प की जो हालत जो आज की डेट में हो गई है वो बहुत ज़्यादा डेस्परेट है। और ये क्योंकि अब ये स्टेट ऑफ मलका से शायद आ रहा है जितना मुझे पता है, प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। तो आई थिंक ये सिग्नल जो है ये ईरान के लिए भी बहुत स्ट्रांग है कि क्या ईरान इससे थोड़ा और ज़्यादा प्रेशर में आ जाएगा। क्योंकि आपने बिल्कुल सही बोला, इट्स जस्ट नॉट, इट्स वन ऑफ इट्स काइंड। ऐसा दुनिया में है नहीं जितना इन लोगों ने जो इतनी बढ़िया तरीके से जो अमेरिका ने क्रिएट किया है। आई थिंक तीसरा जो मेरा लास्ट पॉइंट है वो यही है कि जो जीसीसी कंट्रीज को एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिलता है कि अमेरिका पूरा तरीके से ईरान पे जो प्रेशर लगाएगा और जीसीसी इंटरेस्ट को जो है सेफ गार्ड करेगा। तो आई थिंक दीज आर सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टू थिंक। धन्यवाद। ठीक है, मैं अब आप ही से मैं सीधा यही सवाल करती हूँ कि एयरक्राफ्ट कैरियर को रिप्लेस करके क्या अमेरिका ईरान को हरा पाने की स्थिति में आ पाएगा? यही मेरे शो का सवाल है और यही मेरा आपसे सवाल है। देखिए मीनाक्षी जी, फ्रॉम द स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इस लड़ाई को। आप एयरक्राफ्ट कैरियर इसलिए अपना बदल रहे हैं बिकॉज आपका जो अब्राहम लिंकन है वो बहुत देर से सी पर है। और एक नॉर्मल एक पैरामीटर या बेंचमार्क होता है कि कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर 250 से 300 दिन तक सी में नहीं रह सकता। उसको एक पोर्ट का कॉल लेना पड़ता है, वापस जाना पड़ता है अपने एक पोर्ट पे। और ये 200 दिन से इसने कोई पोर्ट का कॉल भी नहीं लिया है। और एक एयरक्राफ्ट कैरियर को, जैसे आपने बताया, एक सिंगल एंटिटी मत समझिए, बिकॉज उसके साथ एयरक्राफ्ट्स हैं और एक कैरियर बैटल ग्रुप है, उसके साथ वॉरशिप्स हैं और उसके सिस्टम्स है, फ्यूल का इसकी प्रॉब्लम, मेंटेनेंस की प्रॉब्लम आती है। देखिए वो तो एक एयरक्राफ्ट कैरियर तो न्यूक्लियर है, उसको एक प्रोपल्शन सिस्टम के लिए कुछ उसको जरूरत नहीं है, आप उसको 10 साल तक सी में रखते हैं। बट यहाँ पे दूसरे फैक्टर्स आते हैं, ह्यूमन एंड्योरेंस आ जाता है। जैसे आपने बताया लोगों ने सुसाइड करने की कोशिश करी, इस तरीके से जब आप लोगों को उनके घरों से दूर रखेंगे और एक वॉर एनवायरनमेंट में, देखिए इतना स्ट्रेस होता है वॉर एनवायरनमेंट। इट्स नॉट लाइक आप एक नॉर्मल एक मिशन पे जा रहे हैं सी के ऊपर, बिकॉज हियर आपको नहीं पता कि इसको मिसाइल आपके ऊपर कब आ जाए और आपको तैयार भी रहना है। और उसके साथ आपको ट्रेनिंग भी साथ साथ करनी पड़ती है। एयरक्राफ्ट कैरियर में आप जानते इतना बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है तो रोज एक मॉर्निंग से इवनिंग तक एक रूटीन होती है, उसमें पीटी भी होती है, ड्रिल्स भी होती हैं और आपकी सिंक्रोनाइजेशन होती है अपने आप को फिजिकली फिट रखने के लिए, मेंटली फिट रखने के लिए। और फिर उसमें बीमारियां भी होंगी लोगों को, डॉक्टर्स भी होते हैं वहाँ पे। तो ये एक पूरा एक सिस्टम है, मैं समझता हूँ। और इसीलिए अब पहला इंपॉर्टेंट इसका स्ट्रेटेजिक मैसेज है कि अमेरिका यहाँ से जाने वाला नहीं है इतना जल्दी। और ये अमेरिका उसको मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि अभी ये एयरक्राफ्ट कैरियर बदलने के बाद और कुछ 4-5 महीने तो मैं कहीं नहीं जा रहा। तो ये ईरान को उसको बताने की कोशिश कर रहा है कि वी आर हियर।
सेकंड, जो एक बार इसको रवि जी ने भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताया था कि अपने गल्फ पार्टनर्स को भी रीअश्योर कर रहा है दैट आई एम नॉट रनिंग अवे और आई एम हियर। और ये जो लॉजिस्टिक स्टेमिना होता है लड़ाई का, ये इसको मैं इसको रिसाइकल कर रहा हूँ मैं अपने, जैसे कि हम अपने फौज में होते हैं और एक अगर हमारा अटैक जाता है तो नेक्स्ट अटैक में सेम ट्रुप्स एम्प्लॉय नहीं होते हैं, रिसाइकल होता है। अगर हमारी दो कंपनी जाती है, अल्फा एंड ब्रावो कंपनी, तो नेक्स्ट अटैक में चार्ली और डेल्टा कंपनी भेजी जाती है, उनको दोबारा से नहीं भेजा जाता है। तो सिमिलरली मैं एक आपको एग्जांपल देके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सिमिलरली जो ये आपके नेवल एसेट्स हैं जो आपके सी में, इसमें देखिए अगर एक सॉटी भी यहाँ पे चलेगी, आपने बोला कि हर एक इसको 1 मिनट बाद इसको हवाई जहाज फ्लाई कर सकता है, उसमें आपको फ्यूल भी डालना है, उसमें आपको वेपन्स भी डालने हैं, उसका उसी टायर तरीके का से बहुत लंबे जो वक्त के लिए नहीं टिक सकता है। जैसा आप कह रहे हैं कि एक कॉल तो लेना ही पड़ता है, आपको पानी से निकलना होगा। एक माइंड गेम्स भी है, माइंड गेम्स भी है बताने के लिए ईरान को कि हम यहाँ पे हैं, आप चिंता मत करो, ये लड़ाई को हम लंबा ले सकते हैं। प्रेशर पॉलिटिक्स सीधे सीधे। तो हकीम रजा जी, इस बात से क्या ईरान को कोई फर्क पड़ेगा कि एक लिंकन जा रहा है, दूसरा उसकी तरह वाशिंगटन आ रहा है, इससे कोई फर्क ईरान को पड़ने वाला है? नमस्कार जी, आपके तमाम पैनलिस्ट को भी नमस्कार। इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है ईरान को, क्योंकि उनको पता है इससे पहले ड्यूरिंग वॉर 40 दिन की जंग में दोनों भी थे, अब्राहम लिंकन भी था, जॉर्ज बुश भी मेडिटेशन सी के समंदर में वहां पे थे। तो दोनों रहने के बावजूद भी ईरान को कुछ फर्क नहीं पड़ा। जब ये आ रहे थे तो जो शहीद आयतुल्लाह खामेनी ने एक स्टेटमेंट दिया था, हाँ जरूर डेंजरस हार्डवेयर है, मगर उससे डेंजरस है हमारे मिसाइल जो उसको समंदर के तह तक लेके जाने वाले। तो इस तरीके का वो तैयार होके बैठे हैं कि इनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इनके पास इतने ड्रोन्स और मिसाइल्स हैं। तो इसमें क्या है, जो भी फर्क पड़ेगा अमेरिका को ही फर्क पड़ेगा। इनके सस्ते ड्रोन्स और मिसाइल्स जाएंगे तो इसको बिलियंस में खर्च आता रहेगा, पड़ता रहेगा। इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वहाँ की जो जिस तरीके से लीडरशिप स्ट्रांग बता रही है, जैसे अब्बास अराची ने फॉरेन मिनिस्टर ने बताया, हम ट्रम्प को मारना नहीं चाहते क्योंकि वो खुद ही डुबो रहा है अपनी कंट्री को, तो हम क्यों मारें। ये ऐसे चीजें हैं ना, उन्होंने जो उनकी जो पॉलिटिकली और जंग लड़ने की सलाहियतें वगैरह बहुत स्ट्रांग हैं। और आप देख रहे हैं कि जो भी लीडर है ना वहां पर दुनिया में, मसलन ऑलमोस्ट शहीद खामेनी ऑलमोस्ट नियरली 45 ईयर्स उनका यानी 2 पीरियड प्रेसिडेंट रहे और 37 ईयर्स लीडरशिप रहे। उनकी शहादत के बाद आप देखा कि ऑलमोस्ट 4 करोड़ से ज्यादा लोग उनकी जनाजे में शरीक रहे। तो इससे पता साफ जाहिर होता है कि लोग लीडर्स के साथ हैं। अभी भी ये कि इनको क्यों नहीं, इनसे भी सीनियर बहुत सारे लीडर्स है, क्यों मुस्तफा खामेनी को, आयतुल्लाह मुस्तफा खामेनी को सेलेक्ट किए, क्योंकि ये एज में कम है, इनको लॉन्ग टाइम के लिए और फुल बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है और इस काम में महारत रखते हैं। तो इस तरीके से जो प्लान, जो जिस तरीके से ईरान चाह रहा है ना, वो बड़ा लॉन्ग टाइम के लिए पहले ही बता दिए थे कि जंग आप शुरू कर सकते हैं, खत्म हमें करना है। तो ये चीजें सब पहले से प्लानिंग के साथ जो चल रहे हैं ना, इनको कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है कोई भी तरीके से। ठीक है अरविंद तेजावत जी, अब ये वॉर में प्रेशर पॉलिटिक्स तो होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन क्या ये नहीं बताता है कि अमेरिका बार बार एक ही युद्ध पोत को अगर वहां पर रख करके बैठा हुआ है तो उसके साथ भी बहुत सारी पाबंदियां रही हैं एक लंबे वक्त तक, सिर्फ अब्राहम लिंकन की तैनाती? हाँ, अब्राहम लिंकन 250 दिनों तक वहां तैनात रह सकता था, उसके बाद में काफी मुश्किल था। और दरअसल वहां पे बहुत सारे सोल्जर्स थे, उन्होंने एप्लीकेशंस, ईमेल्स वगैरह काफी बहुत ज्यादा तादाद में कर रखी थी। और वहाँ एक खास तरीके का अनरेस्ट भी था, वो कुछ उनमें पब्लिक डोमेन में और वहाँ के मीडिया में भी छप रही थी, जो काफी मार्मिक टाइप की ईमेल्स थी। तो उन लोगों को वहाँ ले जाकर नए सोल्जर्स को भेजना ये ज़रूरी था, पर इसके कॉन्सिक्वेंसेस ये हो सकते हैं कि अभी वियतनाम के पोर्ट से जो जॉर्ज वाशिंगटन, यूएसएस जॉर्ज वाशिंगटन वहाँ से रवाना हुआ है, और ये जो अब्राहम लिंकन है ये सैन डियागो जाएगा, जहाँ पे रिपेयरिंग वगैरह ये सारा काम होगा। तो बात ये है कि जो पूरा साउथ चाइना रीजन है वो पूरा का पूरा खाली हो जाएगा, तो अमेरिका के लिए
मुझे लगता है कि ये कोई बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति नहीं होगी अगर चीन के मन में उस पूरे रीजन को लेकर कोई सोच है, क्योंकि दरअसल ये चीन को एक तरीके से चेक करने के लिए यहाँ पे तैनाती की गई थी, और वहाँ पे जो छोटे छोटे द्वीप वगैरह हैं उन पे चीन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अब अगर वहाँ यूएस की उपस्थिति नहीं होगी तो चीन इस काम को और बहुत तेजी से करेगा। वहाँ मिट्टी भर के वहाँ पे जो जितने भी जो अंतर्राष्ट्रीय नियम हैं उनको ताक पर रखकर चीन वहाँ पे अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश करेगा, जब तक कि वापस यूनाइटेड स्टेट वहाँ पे अपनी एक प्रेजेंस नहीं दे देता है। ईरान को कोई फर्क नहीं पड़ता है, जैसा कि पहले ही किया गया है, क्योंकि ये रिप्लेसमेंट है, उसको डराने के हिसाब से तो बिल्कुल भी ये कारगर नहीं है। तो ऐसे में एक हारी हुई लड़ाई है जिसको घसीटते जा रहे हैं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। मीनाक्षी जी, बिल्कुल। लेकिन रवि करकरा, अब अंदर खाने से भी तो ऐसी बहुत सारी खबरें आती है कि साथ छोड़ा जा रहा है, लेविट चली गई हैं, तो क्या इसके पीछे की वजह सीधी सीधी यही है कि अमेरिका की नीतियां अब वहां के नेताओं को, वहां के लोगों को ही पसंद नहीं आ रही हैं, जो ईरान को लेकर के हैं खास तौर पर? मीनाक्षी, वैसे भी लोग जो हैं बहुत ज़्यादा फटीक हो चुका है, और ये सिर्फ रिपब्लिकन बेस नहीं है, मतलब डेमोक्रेट बेस नहीं, रिपब्लिकन बेस में भी बहुत ज़्यादा फटीक है। पर एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि अभी जो है ट्रम्प का एक उन्हें नई एक तरीके से आई वुड से कि सरप्राइजिंग तरीके से उन्हें एक नई स्ट्रैटेजी डाली है कि वो डिले करना चाहते हैं वॉर मिड टर्म तक। और ये थोड़ा बैफलिंग भी है, कंफ्यूजिंग भी है, क्योंकि जितना हम लोगों को लग रहा था कि ये जितनी जल्दी ख़त्म करें, पर वो कह रहे हैं कि अब मैं वो नहीं दिखाना चाहता अपने स्पेशली वोटिंग बेस को कि मैं भाग गया वहाँ से। तो जो अभी सर ने भी बोला कि बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली कि जो है वो दिखाना चाहता है कि हम लोग बिल्कुल अपने जितने भी सहयोगी, हमारे जितने भी पार्टनर्स रहे हैं जीसीसी में, और यहाँ पे इसराइल का भी बहुत इंपॉर्टेंट खेल जो है, और आपने देखा है कि नेतन्याहू अभी हफ्ते पहले या 2 हफ्ते पहले वहीं पे थे। तो ये बेसिकली वहाँ से ये स्टेम होके आ रहा है। और ट्रम्प की जो पॉपुलैरिटी है वो बहुत ज़्यादा गिरी हुई है, पर ट्रम्प पॉपुलैरिटी से इतना ज़्यादा उसको इम्पैक्ट नहीं होता है। उसको मार्केट जो है कि मार्केट जो से वो खेलता है। ठीक तो है। वो जब आप देखेंगे, जब डिबेट्स और जब सारा जब आएगा अगले आने वाले हफ्तों में, तो वो बोलेगा कि मेरे से बेटर कोई प्रेसिडेंट रहा नहीं है। देखो, मैंने वेनेजुएला ऑयल को भी कैप्चर कर लिया, गयाना में भी जो पिछले साल ऑयल निकला था वहाँ पे भी हमारी 75% होल्ड है। तो वो गेम्स खेलेगा और बोलेगा लॉन्ग टर्म जो है अमेरिका हम लोगों ने क्लियरली डोमिनेट, क्योंकि वो ये नहीं दिखाना चाहता। बिल्कुल, अमेरिका ने इन राइट, सब फॉर के द बीच में कहीं ना कहीं अपना जो विजन है वो भी चेंज कर लिया है। अब आज ही की एक खबर थी, मेजर जनरल राजन कोचर के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कह रहे हैं कि हमारी प्राथमिकताएं चेंज हो गई हैं, अब हम ये चाहते हैं कि तेल की कीमतें स्थिर हो जाएं, यानी वही पेट्रो डॉलर वाला खेल जो शुरू हो गया है। देखिए मीनाक्षी जी, बोलने से तेल की कीमतें स्थिर नहीं होती हैं, आपको कुछ करना पड़ेगा। और अगर आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देंगे तो स्थिर कैसे रहेगी? आप उधर देखो, रेड सी में क्या हो रहा है, इस बाब अल मंदब में क्या हो रहा है। जब तक आप कुछ मेजर्स नहीं लेंगे डी एस्केलेशन के लिए, ये तेल की कीमतों में गिरावट नहीं आने वाली है। अभी एक आई थिंक $88 बैरल तक इसको लेके आए हैं, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं गई हैं। बट ये अगर लड़ाई लंबी चलेगी और अगर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ये जो मामला निपटेंगे नहीं जल्दी, तो ये $100 तक भी ये उसको टच करेगी। और ऑलरेडी ये इसका इम्पैक्ट वर्ल्ड इकोनॉमी में हो रहा है। आप इसको देख रहे हैं, अमेरिका में भी इसको, रवि जी वहाँ पे वो भी हम एक लास्ट प्रोग्राम में भी डिस्कस कर रहे थे कि अमेरिका में भी कीमतें बढ़ रही हैं आपके पेट्रोल की, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की, और जो भी अमेरिका इंपोर्ट करता है, इंपोर्ट कॉस्ट भी तो बढ़ते हैं। जैसे कि अगर आप एक आपकी अस्थिरता है आपके सप्लाई चेन में, तो आपके इंश्योरेंस कॉस्ट भी बढ़ेंगे, और जब आपके इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। सो ऑल दीज थिंग्स आर लिंक्ड विद ईच अदर। और इसको जब तक अमेरिका एक सोल्यूशन की तरफ नहीं बढ़ेगा, देखिए इसको ईरान से भी हमारे गेस्ट आए हुए हैं, और हम इसको बार बार हम इसको यही चर्चा करते हैं। हमने लास्ट प्रोग्राम में भी ये गेस्ट हमारे साथ थे, हम इसको यही चर्चा करते हैं कि इट हैज टू बी फ्रॉम बोथ साइड्स। अब आप एक तरफा आपको एग्रीमेंट को आप आगे लेके नहीं जा पाएंगे, और दूसरा आपको फिलहाल इजराइल को अलग रखना पड़ेगा।
बिकॉज अगर आप इस एग्रीमेंट में इजराइल ही लेके आएंगे तो ये एग्रीमेंट आगे नहीं बढ़ने वाला है। और जहां पर अब इलेक्शंस का हो गया तो एक चीज साफ हो गई है। अब इस प्रोग्राम में भी हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि ट्रंप डज नॉट वांट टू गो बैक। जब इलेक्शंस होंगे उसको ये इंप्रेशन नहीं देना है कि वो बीच में से भाग के आ गया है। जैसे अफगानिस्तान में एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन था, एक लेसन लर्न था अमेरिका का। देखिए अमेरिका ने तो अपने हथियार भी अफगानिस्तान में छोड़ के आ गया था, और वो हथियार फिर बाद में तहरीक तालिबान के हाथ में आ गए, अब वो पाकिस्तान के अगेंस्ट यूज हो रहे हैं। तो ये इस गलती अमेरिका दोबारा से नहीं करेगा, और ये इसीलिए नहीं जाएगा यहाँ से जब तक स्टेट ऑफ हॉर्मुज। देखिए अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपकी बदल चुकी है। अभी न्यूक्लियर के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, एनरिचमेंट के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। वो अभी दूसरे नंबर पर बात हो शिफ्ट रही है गई कि जेडी वैंस के अकॉर्डिंग स्टेट ऑफ हॉर्मुज न्यूक्लियर हथियारों की जो मुहिम है वो दूसरे नंबर पर शिफ्ट हो गई है। फिलहाल के लिए तेल के जो दाम है वो स्थिर करवाने हैं। अब बिल्कुल बातों से तो काम नहीं चलने वाला है, उसके लिए बातचीत भी करनी होगी। लेकिन हकीम रजा जी, ये इशारा इस तरफ भी है कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर हमारा अधिकार हो गया, जैसा अमेरिका कई बार ये दावा भी कर चुका है। आप एक बताइए कि एक भी शिप पास करके दिखाए, क्योंकि उन्हीं के इस्राएली मीडिया चैनल 15 में बता रहा है कि हर रात में इतने ड्रोन्स मार रहे हैं। वो अमेरिका साइलेंट कोई भी खबर में नहीं ला रहा है, वो खुद सामने से तस्लीम कर रहे हैं। एक शिप आपकी पास नहीं हो रहे हैं तो आपका कहाँ है कब्जा? हो तो शिप तो पास करें। देखिए पूरी तरह ईरान के कब्जे में है, कोई इसमें सेकंड थॉट ही नहीं है। जब जंग चल रही होती है तो इसमें क्या है, कोई भी शिप सामने से जाए जब तक उनकी परमिशन की नॉलेज के बगैर उसको मारेंगे ही वो। तो इसमें है ना, कोई भी अगर उसके हाथ में होता तो कभी के शिप्स पास कर देता। ये सब बातें करना, देख लीजिए ट्रंप का काम ही है झूठ पे झूठ बोले जाना, झूठ पे झूठ। हर एक घंटे में, हर आधे घंटे में एक नया ट्वीट आता है, कुछ ना कुछ बोलता है, कोई सच्चाई है ही नहीं। तो ये बोलने में सच्चाई है नहीं। प्रेसिडेंट एक कुछ कहता है, जेडी वंस एक कुछ कहता है, वार मिनिस्टर एक कुछ कहता है, ये अलग 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 पूरा, यानी कि ये एक कॉमन है ही नहीं। तो इससे साफ जाहिर है कि उन्होंने पूरी तरह हार चुके हैं, इसमें इज्जत बचाना चाह रहे हैं। हाँ, अब ये रहा दोनों तरफ। देखिए यहाँ पर क्या होता है, अमेरिका का ही पार्ट समझते हैं इसराइल को। तो यहाँ पर जब तक इसराइल को अमेरिका सपोर्ट नहीं देगा तो इसराइल रह नहीं पाता वहां पर। तो अमेरिका के सपोर्ट से इसराइल है, तो इसराइल को अलग कर ही नहीं सकते। इसराइल इसके अंदर ही है। जब एमओयू में पास पूरा मान गए थे, उस पर कहते तो ओपन कर दिए थे वो। इससे पहले स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुला था। जैसे जंग चलेगी वहां पर स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो जाएगा। जिस दिन जंग नहीं बंद होकर पीस चलेगी तो वहां पर स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुला रहेगा। तो ये चीजें है ना, ये बातें करते रहना कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। देखिए गल्फ के नेशन में भी अब पूरा एक पैक बन गया, मक्का पैक। उसके बाद में हर दिन वो यूएई से फ्लाइट्स जा रहे हैं ईरान के लिए। अब वो क्या जा रहा है, क्या हो रहा है, वो सेकेंडरी। मगर ऐसे लग रहा है कि यानी कि उनके गल्फ वाले भी ईरान की तरफ थोड़ा थोड़ा जा रहे हैं, यानी अमेरिका से दूर हो रहे हैं। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि एक छोटे से देश के लिए, अमेरिका जैसे के लिए, चाइना की तरफ से छोड़ा, सब जगह से छोड़ के एक जगह की पूरी तरह उसकी ताकत ईरान पे लेके आया है, खाड़ी में पूरी दुनिया की ताकत लाके यहाँ पे रख रहा है। तो उससे साफ जाहिर है कि ईरान के सामने ये बेबस हो गया है। लेकिन ये अमेरिका के ईरान को लेकर के बदलते हुए बयान, ये किस तरीके की विदेश नीति है अरविंद जी? किस तरीके का प्रेशर है जो अमेरिका बार बार ईरान के ऊपर क्रिएट करने की कोशिश करता है, लेकिन ईरान सीधे सीधे उस प्रेशर को नो ही कहता है? देखिए मीनाक्षी जी, एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था में अमेरिका को ये भ्रम हो गया था कि वह बहुत ताकतवर है। देखिए जब अमेरिका दुनिया का ताकतवर देश हुआ करता था कोल्ड वॉर के जमाने में, तब भी उसको नेटो, सीटो और सेंटो जैसे संगठनों की जरूरत थी। नेटो कंट्रीज के बिना यूनाइटेड स्टेट ये अपने आप को ये एश्योरेंस नहीं दे सकता था, न सुरक्षा की गारंटी दे सकता था। इसलिए उसने बहुत पैसा भी खर्च किया और पैसा खर्च करके अपने लिए एक सिक्योरिटी खरीदी थी। पर अभी वह यूरोपियन यूनियन को नाराज करके, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज को नाराज करके, और अपने देश के जो संजीदा लोग हैं, जो कि बाकी टैक्स पेयर हैं, उनके सारे हितों को एक तरफ रख के और एक बहुत बड़ा बोझ लाद के केवल कुछ लोगों को, क्या क्या नाम लें, मैं तो जो अपने मित्र हैं यूनाइटेड स्टेट्स से वो तो जानते हैं, कुछ लोग डायरेक्टली चंदा देते हैं, कुछ इनडायरेक्टली भी चंदा देते हैं। वहाँ पे लॉकहीड मार्टिन हैं, आरटीएक्स हैं, बोइंग वाले हैं, वो तमाम हैं, किस किस का नाम ले, अब तो अच्छे से जानते हैं रवि जी।
तो इन सब लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए अगर आप टैक्स पेयर पे बोझ डालेंगे तो ये तो ठीक नहीं है। इसकी परिणति यही होगी, मिड टर्म इलेक्शन खत्म होंगे, वहां से जितने भी जो यूएस वॉरशिप्स हैं वो वापस अपनी अपनी जगहों पे लौटेंगे और हॉर्मुज है वो नॉर्मलाइज होगा। इसके अलावा इस युद्ध का कोई अंत नहीं है। जी मीनाक्षी जी। लेकिन इन सब के बीच में ईरान से जो जंग शुरू हुई है रवि करकरा जी, उसके बाद होने वाले मिड टर्म इलेक्शन को लेकर के अमेरिका में माहौल क्या है 2029 तक का? क्योंकि ईरान इंतजार कर रहा है कि या तो सरकार बदल जाए, उसके बाद फिर हम बात कर लेंगे। देखिए मीनाक्षी जी, इससे पहले मैं एक और शो में मैं कमेंट कर रहा था, तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात निकल के आई जो मेरे लिए भी अलार्मिंग थी कि ट्रम्प जो है वो अपनी थर्ड टर्म की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। आप मिड टर्म छोड़ दीजिए, तो उनको जो एक बहुत बड़ा जो उनके पास एडवांटेज जो चाहते हैं कि इमरजेंसी ऐसी बढ़ जाए कि वो इमरजेंसी एक्ट को लाके वो पूरा जो अभी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी जो है सस्पेंड करके बोलें कि आई विल कंटिन्यू टू बी द प्रेसिडेंट फॉर द थर्ड टाइम। एक और ये भी थ्योरी है। तो ये आपको याद रखना चाहिए हमेशा कि ट्रम्प, कुछ फर्क नहीं पड़ता कि अमेरिकन क्या सोच रहे हैं, उनके वोटर बेस क्या सोच रहे हैं, उनको सिर्फ अपने से और अपने मुनाफे से मतलब है। और इसमें जो अभी बहुत बढ़िया सर ने बात बोली कि जो पूरा जो वॉर इकोनॉमी है, जो मिलिट्री आपका इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो है, जो इतना ज़्यादा पैसा बनाता है, आप सबके शेयर्स देख लीजिए और उसमें देखिए कि बोर्ड्स में कौन कौन से रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के कौन कौन से लोग बैठे हुए हैं। तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, इतना इजी नहीं है इसको समझना। पर एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि अब जो ट्रम्प के दिमाग में जो एक चीज़ घुस गई है वो ये कह रहा है कि मैं इतना ज़्यादा तहस नहस मचाऊंगा कि मुझे रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स के साथ बोलना पड़ेगा कि मैं तो अमेरिका को एक इमरजेंसी वॉर एक्ट के दायरे में लेके आ रहा हूँ और इसमें मतलब है कि प्रेसिडेंट को एक्स्ट्रा जो है पावर मिलनी चाहिए। तो ये एक एक्सट्रीम डिस्कशन चल रही है यहाँ पे कि क्या ये उस तैयारी में है ताकि उससे उसको बहुत ज़्यादा फायदा हो जाए ऑन अ डेली बेसिस। यहाँ पे बिल्कुल बहुत क्लियर है कि यहाँ पे आपका इतना ज़्यादा फटीक हो गया है कि लोग परेशान हैं, लोग एआई बबल के बारे में बात कर रहे हैं, मार्केट क्रैश के बारे में बात कर रहे हैं और ये भी बात कर रहे हैं कि कैसे ट्रम्प जो है और शॉक एंड ऑ की बात करते हैं कि अब दोबारा इन्हें भेज दिया है, तो उसमें ऑयल प्राइसेस के साथ उन्होंने खेला है, उसमें कितना पैसा उन्होंने मार्केट से शॉर्ट किया उसको कंटिन्यूसली वो बना रहे हैं। तो ये सारी बातें आगे जब हिस्ट्री लिखी जाएगी इस टाइम के बारे में तो ये सारी चीजें बिल्कुल आगे निकल के आएंगी, इतिहास बिल्कुल याद रखेगा। बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया हमें अपना कीमती वक्त देने के लिए। रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।